हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके लाई हूँ ज्योग्राफी का नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाएगा, आपका फ्रूट्स हो जाएगा, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। हम क्या क्या उगा रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, है ना, फ्रूट्स को उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं, फ्लावर्स को उगा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे घास उगा रहे हैं जो हमारे लाइफ स्टॉक यानी पालतू जानवरों के लिए अच्छा होता है। यह क्या है, इंडिया में अभी भी मेन ऑक्यूपेशन के अंदर आता है और यह क्या करता है, बहुत सारे लोग इसके अंदर ही एम्प्लॉयड हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट इसी के अंदर है और ये नेशनल इनकम जनरेट करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो सबसे पहले कि ये रॉ मटेरियल्स देता है, किसको, इंडस्ट्रीज को देता है। अभी आप देखो, कॉटन अगर है, कॉटन हो गया, तो कॉटन से हम क्या करें, इंडस्ट्री में दे रहे हैं तो कपड़े बना रहे हैं, है ना, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। मैंने दूसरे चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया भी है। अब शुगर केन हो जाएगा, उसको अगर हम इंडस्ट्री में देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है ना, जैगरी मिलता है। फिर आप जूट ले लो, तो जूट से भी जूट के कपड़े बनाए जाते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस है। फिर ये क्या करता है, नेशनल इनकम में भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें क्या है, पॉपुलेशन जो है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी इंडिया का किस पे डिपेंडेंट है, हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। जो पहला हमारा आता है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई पुराना, अभी भी जो पुरानी चीजें, जो पुराने तरीके से जो खेती करते आ रहे थे इंडिया में, जब हमारा टेक्नोलॉजी नहीं था, तब जिस टाइम जो टूल्स यूज करते थे, है ना, एग्रीकल्चरल टूल्स जो यूज जाता था, उसी तरीके से अभी भी अगर खेती की जा रही है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ तक समझ में आया। जैसा आप एग्जाम्पल में ले लो झूमिंग, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये कहाँ पे होता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है। अब देखो, इसमें कोर प्रैक्टिस में क्या आता है, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न होता है क्या, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या है, यहाँ पे आपको क्रॉप्स दिख रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, मान लो जो भी हम गेहूं या फिर कुछ भी उगा रहे हैं, उसको क्या किया, हमने ले लिया उसको। उसके बाद जो उसका बच जाता है मटेरियल्स, जो लेफ्ट मटेरियल्स बच जाता है खेत के अंदर, उसको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, है ना। जलाने के बाद वो क्या करता है, वो जमीन के अंदर, और वो फर्टिलिटी, ह्यूमस देने का काम करता है, जो उसका ऐश होता है। फर्टिलिटी अच्छा होता है तो 1 साल या 2 साल के बाद वो खेती अगर उसमें किया जाए तो बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है ना। अब देखो, द प्राइमरी मेथड ऑफ द स्लैश एंड बर्न, बर्न और झूमिंग, जिसको झूमिंग भी बोलते हैं। फार्मर्स कट एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन अ प्लॉट, है ना, जो भी अब खेती जिस चीज का भी किया उसको प्लॉट से हटाया, उसके बाद क्या किया, उसको जला दिया। अब उसका जो ऐश है वो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है ना। अब देखो, डिक्लाइन कब होता है हमारा फर्टिलिटी, 2 या 3 साल के बाद इतना ये फर्टाइल होता है, 2-3 साल तक के लिए फर्टिलिटी अच्छा अपने आप हो जाता है। तो क्या करते हैं, द फार्मर्स देन शिफ्ट टू द न्यू प्लॉट अलाउइंग द ओल्ड वन टू रीजनरेट नेचुरली। अब जो हमारा ओल्ड वन है वो अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। अब देखो, आप बोलोगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कहाँ पे हो जाएगा, तो आप देख लो, स्टेट में हमारा हो जाएगा, आसाम हो जाएगा या मेघालय हो जाएगा। अब आंध्रा में हम उसी को क्या बोलते हैं, पोडू या पेंडा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में वेयर और दहिया बोलते हैं। फिर आप ईस्टर्न में आपको देखो, ईस्टर्न में होता है आपका आसाम और मेघालय भी होता है। तो स्लैश एंड बर्निंग हर जगह पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया जाता है, नेम अलग अलग है। समझ में आया इसका प्रोसेस कैसे है, कैसे होता है, और ये प्रिमिटिव में आता है। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव में क्या हो जाएगा, अब ज्यादा पॉपुलेशन जो हो गया, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, मोर लेबर यूज फॉर द हायर प्रोडक्शन। जैसे आपका हो जाएगा राइस कल्टीवेशन इन स्टेट लाइक यूपी एंड वेस्ट बंगाल। इसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होता है। आप देखो मैप, अगर आप देखोगे तो ये एरिया जो आपका आता है ना, यहाँ पे यूपी एंड वेस्ट बंगाल, जहाँ पे क्या होता है, राइस कल्टीवेशन किया जाता है। लैंड साइज क्या होता है, स्मॉल ऑफ एंड फ्रेगमेंटेड ड्यू टू द इनहेरिटेड लॉज। अब लैंड साइज जो मान लो, आपके दादाजी ने आपके पिताजी को जो लैंड दिया उस पे खेती होना। अब आपके दादाजी हो गए 2 भाई, तो 2 में डिवाइड हुआ होगा। फिर आपके पापा हो गए 4, तो फिर वही चीज जो 2 में डिवाइड हुआ तो ऑलरेडी कम है, उसको भी 4 में कर दिया। तो स्मॉल लैंड साइज आप ले सकते हो। टूल्स में क्या होता है, सिंपल बट मोर वैलिड टूल्स एंड फॉर्म मशीनरी। कुछ मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया, देखो यहाँ पे टूल्स का दिया हुआ है ना, तो वो भी हो गया हमारा। फिर अब लेबर में देखो, हाई यूज ऑफ लेबर, इसमें लेबर्स ज्यादा होते हैं, है ना। गोल क्या है कि एक अच्छा प्रोडक्शन किया जाए,
जो कि फैमिली के नीड्स को कंप्लीट कर सके। अब देखो लैंड साइज क्या है हमारा, स्मॉल है। अगर फैमिली बड़ा हुआ तो उसी लैंड साइज में सारे फैमिली को नीड्स दिया जा सके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। तो हायर डोजेस ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट हो जाएगा, जैसे आपका फर्टिलाइजर्स हो गया या पेस्टिसाइड हो गया, तो उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सॉइल यूज़ कैसा होता है, मल्टीपल क्रॉप्स पर ईयर, एक खेत में बहुत टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे आप ले लो, 3 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं ना, रबी हो गया, खरीफ हो गया और ज़ैद हो गया। तो ये तीनों टाइप्स मान लो उसी खेत में यूज़ किया जा रहा होगा, पूरा साल क्रॉप्स उगाया जा रहा होगा, ताकि हाई से हाई प्रोडक्शन हम ले सकें। अब प्रोडक्टिविटी क्या है, हाई पर यूनिट ऑफ लैंड। डिपेंडेंस क्या है, लेस डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून ड्यू टू द इरिगेशन फैसिलिटी। अभी मॉनसून पे ज़्यादा डिपेंड नहीं किया गया कि बारिश होगी या नहीं होगी, कितना धूप होगा, क्योंकि आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है। ऐसे मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो जिससे आप इरिगेशन टूल्स को एज ए इरिगेशन टूल्स यूज़ कर सकते हो, है ना। अभी देखो बहुत सारा नहर बनाया हुआ रहता है पहले से ही, या फिर कुछ और भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ होता है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह। एग्जाम्पल में आप ले लो, तो ये कहाँ पे होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। देखो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो होता है ना, मोस्टली एलुवियल सॉइल होता है। और आपको पता होगा एलुवियल सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग, जो कि थर्ड टाइप होता है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइव स्टॉक आर reared primarily for the sale in the market for the profit, not for the self consumption. It involves the extensive use of the modern inputs to achieve the high productivity. देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जो कि आपका झूमिंग होता है, जिसमें स्मॉल टूल्स यूज किया जाता होगा। जो पहले का खेती था उसको ही यूज किया जाता था। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए स्लैश एंड बर्न मेथड हम यूज करते हैं। सेकंड आपका आ जाता था इंटेंसिव, जो स्मॉल लैंड था बट उसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके खेती कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता था, ये दोनों जो आपका होता था वो होता था फैमिली के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट। लेकिन आपका कमर्शियल फार्मिंग जो हो जा रहा है वो फैमिली के नीड्स को कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये बाजार में बेच रहा है, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा रहा है ना। जैसे अभी आप देखो बहुत शहर में जो जानवर पाले जाते हैं, जैसे गाय वगैरह हो गया, भैंस वगैरह हो गया, तो पाले जाते हैं, तो उनके लिए जो घास या फिर उसके उनके जो खाने का वो मिलता होगा वो मार्केट से खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उगाया जाता होगा, तो वो आपको कमर्शियल फार्मिंग में ले सकते हो कि कमर्शियल फार्मिंग में उसकी खेती की जाती है, मार्केट में क्या किया जाता है, उसको बेचा जाता है ताकि उससे क्या हो, प्रॉफिट हो। ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता है। अब इसमें और ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और क्या हो, उनको फ़ायदा हो। अब देखो जैसे हो गया आपका राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। ये लोग पूरी तरीके से खेत पे ही डिपेंडेंट है। खेत पे डिपेंडेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इनकम सोर्स के लिए, है ना। अब राइस रिमेन्स अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन द उड़ीसा। अभी भी ये सब्सिस्टेंस क्रॉप में आता है, यानी वहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, मेनली फैमिली के लिए ही यूज़ किया जाता है, उड़ीसा में। लेकिन पंजाब और हरियाणा में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या किया जा रहा है, उससे प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है। टी ले लो, टी आपका आसाम में, जो कि नॉर्थ बंगाल में होता है। कॉफ़ी कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में। रबर, शुगर केन, बनाना जो है वो कहाँ पे आपका है, ऐसा पूरे इंडिया में जो होता है, तो अलग अलग स्टेट्स में होता है। और उसको क्या किया जाता है, उससे प्रॉफिट कमाया जाता है मार्केट में बेचकर। अभी आप देख लो, एक तो हमारा होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा, मतलब खेत जो है, लैंड जो है बहुत अच्छा बड़ा है। फिर हाई मॉडर्न इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा हो रहा है। फिर मार्केट ओरिएंटेड भी होता है और उसको हम क्या करता है, सेल और इंडस्ट्री में सेल कर देते हैं, सॉरी इंडस्ट्री में। आप एग्जांपल ले लो, अभी हमने बताया आपका पंजाब और हरियाणा में राइस का हो रहा है, कहीं पे टी कल्टीवेशन आसाम में हो रहा है या नॉर्थ बंगाल में हो रहा है, कॉफ़ी कर्नाटका में हो रहा है। तो ये अलग-अलग बेचा जाता है और उससे क्या किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब देखो 3 टाइप का हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स होता है ना? जैसे हमने एक बात किया कि भाई जो इंटेंसिव क्रॉपिंग फार्मिंग होती है उसमें सालों भर क्या किया जाता है, प्रॉपर अनाज उगाया जाता है। अनाज मतलब जो भी क्रॉप्स है, जैसे खरीफ भी हो गया, रबी भी हो गया, जो भी उसके सीज़न्स है, या ज़ैद भी हो गया। तो हम देखेंगे वो तीनों क्रॉपिंग पैटर्न्स देखेंगे। जैसे हमारा रबी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर हो गया, सोइंग का मतलब अ, बीज जो हम डालते हैं। फिर हार्वेस्टिंग कब होता है, अप्रैल टू जून होता है। उसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो वो आपका हो जाएगा व्हीट हो जाएगा, बरले हो जाएगा, पीस हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, जो कि हमारे रबी क्रॉप्स में होते हैं। रबी क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होता है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि ज़्यादा रेनफॉल यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
तो रवि क्रॉप्स हो गया, है ना। ठंड के मौसम में क्या किया जाता है, उनको डाला जाता है, उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया कब किया जाता है, अप्रैल टू जून यानी गर्मी के मौसम में। फिर आप जेद में देखो जो कि मार्च से जून या हार्वेस्ट कब होता है, जून से जुलाई तक में। ये जो होता है मेनली गर्मी के सीजन में इसका वो किया जाता है, खेती की जाती है। जैसे आपका वाटरमेलन हो जाएगा, मस्क मेलन, क्यूकम्बर हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएगा बहुत सारे, एंड फॉडर क्रॉप्स मतलब जो जानवरों के खाने के लिए जो क्रॉप्स होते हैं वो हो जाएगा। तो ये गर्मियों के सीजन में जो बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है ना, उस टाइम पे अभी देखते हो जो जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो तरबूज या खरबूजा आपको मार्केट में दिखते होंगे। तो ये बेसिकली उसके लिए हो गया। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है बट इसका डिमांड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देखो ये हो गया आपका खरीफ क्रॉप। ये होता है हमारा मानसून पे, फुली डिपेंडेंट होता है मानसून पे कि भाई हमें पानी ज़्यादा चाहिए। उसमें मेनली जो होता है आपका होता है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट या ग्राउंड नट। तो ये सारे के सारे आपके आते हैं खरीफ क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये तीनों क्रॉप्स मिलकर एक साल का एक क्रॉपिंग पैटर्न बनाते हैं जो सालों भर अलग अलग टाइम पे उगाया जाता है। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न तो हमने पढ़ा रवि, खरीफ एंड जेद। अभी देखो हमने ये सब पढ़ लिया। अब देखो रीजन कौन कौन सा है आपका, तो आपका हो जाएगा पंजाब में, हरियाणा में जो कि हमने अभी देखा रबी क्रॉप्स, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। फिर आपका देखो ये जेद कहाँ कहाँ है, तो ये जेद आपका मार्च से जून के बीच में होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, ये पूरे इंडिया में अवेलेबल होता है। खरीफ में आप देख लो तो आसाम हो जाएगा मेनली, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, कोस्टल उड़ीसा हो जाएगा। अब इसमें पानी ज्यादा लग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है तो उस रीजन में ज्यादा उगाया जाता होगा, या तो सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, तो वैसे रीजन्स में ये उगाए जाते हैं। इधर आप देखो, इधर आपका खरीफ का हो जाएगा, ये आपका सॉरी ये आपका खरीफ का हो जाएगा, ये आपका रबी का हो जाएगा, राबी का हो जाएगा, और ये आपका क्या है, जेद क्रॉप्स है। अब देखो हमने अभी तक देखा फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स में मेनली हमने क्या देखा, ग्रेन्स देखा था। अब हम देखेंगे ग्रेन्स के अलावा, ग्रेन्स के अलावा आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा शुगर केन। शुगर केन से बहुत ज़्यादा शुगर केन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। रॉ शुगर मिलता है उसे, जैगरी या खांडसरी, मोलेसिस, ये सारी चीज़ें बनती हैं हमारा किससे, सिर्फ शुगर केन से। अभी देखो शुगर केन में हमारा क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, शुगर के लिए, गुड़ के लिए जिसको जैगरी बोलते हैं, खांड सारी हो जाएगा आपका, अनरिफाइंड शुगर जिसको बोलते हैं, या मोलेसिस हो जाएगा। तो ये सारे बनाने के लिए शुगर केन का यूज होता है। अब कंडीशंस क्या चाहिए उसको उगाने के लिए, तो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इट ग्रोज वेल इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब पूरे इंडिया में इसको उगाया जा सकता है, ये किसी भी क्लाइमेट के लिए सही है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी में भी ये चल जाता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और आपका रेनफॉल क्या चाहिए, 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब लीडिंग प्रोड्यूसर्स क्या है, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन द वर्ल्ड। ब्राजील हमारा पहला आता है, सेकंड में इंडिया आता है। अब देखो जैसे उत्तर प्रदेश, मेनली महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। आप ये देखो कि ऑलमोस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ, वेस्ट नहीं लेकिन हाँ साउथ वगैरह, ये तीन रीजन जो है मोस्टली कवर करते हैं शुगर केन के लिए। दूसरा हमारा होता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में क्या हो जाएगा आपका, ऑयल सीड्स कवर अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्स इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर कुकिंग मीडियम्स। सम आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। अभी देखो ऑयल सीड्स में अभी तो आपको पता ऑयल सीड्स बहुत सारे आते हैं, मस्टर्ड ऑयल का हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा, फिर वेजिटेबल्स ऑयल्स आते हैं, है ना, फिर कोकोनट ऑयल्स हो गया, तो कोकोनट ऑयल हो गया, और भी क्या उसको बोलते हैं, और भी ऑयल सीड्स होता है, सोयाबीन हो गया, रॉ यहाँ तक कि राइस ऑयल भी आता है ना। तो बहुत टाइप के ऑयल होते हैं जो कि एज अ कुकिंग मीडियम, तेल का बहुत यूज होता है पूरे इंडिया में, सब्जी बनाने के लिए, पूरियाँ तलने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा चलता है ऑयल एंड स्पाइसेस। फिर आप देखो कुछ सोप्स के लिए भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स के लिए एंड ऑइंटमेंट्स के लिए भी यूज होता है, दवाइयों वगैरह के लिए भी होता है, मालिश के लिए देखो, है ना, ऑयल से मालिश वगैरह भी किया जाता है। फिर देखो ग्राउंड नट में हो जाएगा, खरीफ क्रॉप है हमारा ग्राउंड नट, यानी इसमें पानी ज्यादा चाहिए होगा। अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट कौन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कौन सा स्टेट है आपका, गुजरात है। सेकंड है हमारा मस्टर्ड एंड रेजिन। मस्टर्ड तो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि रबी क्रॉप्स के अंदर आता है। फिर देखो सीसम हो गया, अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड द रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया, ठीक है। खरीफ क्रॉप नॉर्थ में सीसम उगाया जाता है, सीसमम,
जिसको तिल भी बोलते हैं, सॉरी, सीसामम हो जाएगा, जिसको तिल भी बोलते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने सुना होगा बहुत सारे एड्स या आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। फिर आपका कैस्टर ऑयल हो जाएगा। ये भी क्या होता है, रबी एंड खरीफ दोनों में यूज किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ का मौसम कब कैसा है वैसा। तो कैस्टर ऑयल भी क्या होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। फिर आप बेवरेज देखोगे जो भी आप पीते हो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो जाएगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब कौन सा टाइप है आपका, प्लांटेशन में आ जाएगा। कंडीशंस क्या है उसका, ट्रॉपिकल है एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, डीप फर्टाइल सॉइल हो जाएगा, वार्म मॉइस्ट एंड फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट हो जाएगा, फ्रिक्वेंट सॉयर्स हो जाएगा। तो कंडीशन हमारा सारे टाइप के क्लाइमेट जैसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में भी चलता है। और फर्टिलिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप मेजर देख लो, आसाम, आसाम में टी मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया में भी, आसाम। दार्जिलिंग हो जाएगा, ये क्या है, जल पौड़ी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरला हो जाएगा। तो ये सारे रीजन्स में प्लांटेशंस वाले जो एग्रीकल्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपका हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए आप देख लो तो कर्नाटका हो जाएगा, केरला एंड तमिलनाडु हो जाएगा, जिसमें बाबा बुदान हिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है ना। और किस टाइप की वैरायटी होती है, हमारा अरेबिका वैरायटी होती है। फिर आप देख लो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आ जाएगा, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे आपका फ्रूट्स में मेनली हो जाएगा मैंगोस। मैंगोस बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ इंडिया का, तो वो उसको बोलते हैं ना फलों का राजा भी है। महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बनानास में हो जाएगा केरला, मिजाज एंड तमिलनाडु हो जाएगा। ऑरेंज में हो जाएगा नागपुर एंड चेरापूंजी हो जाएगा। अदर्स में लीची हो गया, गुआवा हो गया, पियर्स हो गया। तो ये सारे फ्रूट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो उगाए जाते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए भी और प्रॉफिट्स के लिए भी। वेजिटेबल्स आप अगर ले लेते हो तो आपका हो जाएगा कॉलीफ्लावर, अनियन हो जाएगा, टोमेटो, पोटैटो, पी, कैबेज एंड ब्रिंजल। तो ये सारे आ जाएंगे। अब नॉन फूड क्रॉप्स में देखते हैं, है ना, जैसे आपका रबर। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब जिसको हम खाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका रबर हो जाएगा। उसके कंडीशंस को ध्यान में रखो, जितने भी आपने क्रॉप्स पर है जैसे खरीफ रबी, इसके कंडीशंस को देखो कि भाई उनको क्या कंडीशंस चाहिए, है ना, गर्मी ठंडा, टेम्परेचर, बारिश कितना चाहिए होता, कितना लगता है, ये सब। तो आपका रबर के लिए क्या हो जाएगा कि भाई मॉइस्ट चाहिए, थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जैसे आपका रेनफॉल भी क्या होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें आपका मेजर प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा एंड आइलैंड हो जाएगा, है ना। अभी देखो फाइबर में आपका आ जाता है कॉटन, जो कपड़ों के लिए हो गया। कंडीशन हाई टेम्परेचर, लाइट आपका 210, फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए कॉटन, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह एरिया में पाया जाता है। प्रोड्यूसर आपका महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड कर्नाटका हो जाएगा। अब मेनली जो देखो कॉटन जो होता है वो मेनली ब्लैक सॉइल में ही उगाया जाता है। तो जहां जहां भी रीजन में ब्लैक सॉइल होगा, जिस भी रीजन में, इंडिया के जिस भी रीजन में, वहां पे कॉटन उगाया जाता होगा। जूट देखो, जूट जो मोस्टली होता है वो दलदला एरिया में ज़्यादा होता है, जो कि वेस्ट बंगाल मेनली है। वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा, और आसाम, उड़ीसा, बिहार ये सब में हो जाएगा, तो उसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। फिर नेचुरल सिल्क हो जाएगा, जो कि किससे, सेरिकल्चर, ये हमारा जम्मू के साइड आपका हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड टायर्स वगैरह के लिए होता है यूज़। फिर आप देखो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखेंगे। पहला हमारा देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये कब आया था हमारा, 1960 से 1970 के बीच में आया था। इसमें क्या हमने किया था, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। देखो जितने भी रिवॉल्यूशन आए, जिस भी आप क्रॉप्स के लिए आए, तो वो किस लिए आए कि भाई हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके के लिए रिवॉल्यूशन आए। आप चाहे जैसे भी मेथड्स यूज़ कर रहे हो, आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो मोस्टली उसी के लिए आता है। तो आप देखो ये मेनली जो व्हीट एंड राइस के लिए आया था, है ना। और ये कहाँ पे हुआ, पंजाब में, हरियाणा में एंड उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या किया जाता था, अलग अलग वेराइटी के, जैसे हाइब्रिड वेराइटी है ना, उसको यूज़ किया जाता था, है ना। तो हाइब्रिड वेराइटी यूज़ करने से क्या होता है, एक नया वेराइटी आता था, जो भी हो गया राइस का या फिर व्हीट का, समझ रहे हो। तो ये मेनली पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। देखो एग्रीकल्चर के मामले में ये जहाँ पे भी क्या उसको बोलते हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चर का वो होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल में होगा, जहाँ पे एलुवियल सॉइल होगा, खासकर क्रॉप्स के लिए। तो उसमें मेनली जो होता है पंजाब हरियाणा, हमने देखा कि राइस कल्टीवेशन के लिए या व्हीट कल्टीवेशन के लिए पंजाब हरियाणा सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि वो प्रोडक्शन करते हैं प्रॉफिट के लिए भी। उसमें से उत्तर प्रदेश भी हो गया।
व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए आया था? मिल्क के लिए आया था, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। इसलिए अभी देखो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। आपका पनीर हो गया, घी, पिज़्ज़ा वगैरह में भी जो आप यूज़ करते हो, तो है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स का ही यूज़ कर रहे हो। मिल्क हो गया, पास्ता में भी क्रीम हम यूज़ करते हैं, तो ये हो गया। तो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा। और कब आया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन में आया था। फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाएगा, जैसे अमूल हो जाएगा। इट ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो जाएगा। फिर आप देखो, आप ये सारी चीज़ें, आप क्रॉप्स उगा रहे हो तो मॉडर्नाइजेशन भी हुआ होगा, है ना, टेक्नोलॉजी में जो आप इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ यूज़ कर रहे हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैक्टर्स हो जाएगा, ट्यूबवेल्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? थ्रेशर्स हो जाएगा। ये सब क्या करते थे? ये सब यूज़ किया जाता था मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब वेदर्स के लिए क्या हो जाएगा? अभी देखो, पहले जो हमारा था पूरा मॉनसून पे डिपेंड करता था कि अगर हमारा बारिश नहीं हो रहा है तो क्रॉप्स नहीं होंगे, बारिश ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉप्स में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्रॉप्स उगाने में, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रहा है। बट अभी मॉडर्न चीज़ें हुई हैं, जिससे क्या हो रहा है? खेती को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। फिर क्या? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपका हो जाएगा एबोलिशन ऑफ द जमींदारी हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज द एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, है ना। तो इसमें क्या होता था? पहले जो होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, जमींदार्स के लिए काम करते थे। जमींदार्स के लिए काम करते थे तो वो जमींदार्स क्या करते थे? मान लो काम कर रहे हैं या कुछ भी हुआ, खेती अच्छी नहीं हुई, क्रॉप फेलियर हुआ, कुछ भी हुआ, तो किस पे डाल दिया? उन पे डाल दिया। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम झेलते थे वो होते थे हमारे, वो जो गरीब होते थे, जो जमींदार्स के लिए काम करते थे। तो इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस जमींदारों का क्या किया गया? ये बीच का पहले वो इंटरमीडिएट रोल निभाते थे, उनको हटा दिया गया। फिर देखो, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, है ना, चकबंदी जिसको बोलते हैं। फार्मर्स स्मॉल स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स वेर ब्राउट टुगेदर इनटू अ सिंगल प्लॉट टू मेक द फार्मिंग मोर इफिशिएंट। जिसमें छोटे छोटे खेत वाले जो फार्मर्स आते थे, जिनके पास बहुत बड़ा लैंड नहीं होता था, वो एक साथ जुड़े और वो बड़ा लैंड बना। बड़ा लैंड बनने के बाद जब खेती सही से होने लगा तो फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा। फिर देखो, कॉपरेशन, इनकरेजिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग टू पुल द रिसोर्सेज एंड एंजॉयिंग इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। अब देखो, बहुत सारे ऐसे टूल्स आए मार्केट में जो क्या करने लगे? एग्रीकल्चर के लिए बेटर साबित हुए। लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारा किया गया, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेनली फोकस्ड ऑन द लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग पुटिंग लिमिट्स ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड एंड इंडिविजुअल कैन होल्ड। उस टाइम ऐसा किया गया कि भाई कोई भी पर्सन के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होना चाहिए खेती के लिए, ताकि दूसरों के लिए भी वो किया जा सके। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसी पे बेस्ड था। फिर आप देखोगे प्रोविजन ऑफ द लोन, लोगों को लोन दिया गया, गरीबों को लोन दिया गया, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वो लोन लेके एग्रीकल्चर कर सके और उससे प्रॉफिट कमा सके। फिर वो क्या करे? अपना पेट भी भरेंगे और जो प्रॉफिट होगा उससे क्या होगा? बैंक का लोन चुका पाएंगे। जैसे आपका ग्रामीण बैंक खोला गया, अभी भी ग्रामीण बैंक बहुत सारे हैं, है ना। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया गया, अभी भी देखो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? खासकर आजकल वुमेन्स के लिए चालू किया गया, जिसमें वुमेन्स क्या करती है? कुछ कुछ पैसे जोड़ती है, एक ग्रुप बनाया हुआ है या पापड़ अचार का ग्रुप बनाया हुआ है, मिल के क्या करती है? पापड़ अचार बनाती है और उससे पैसे कमाती है। तो ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आए हुए हैं। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आज हमारा पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उससे क्या करते हैं? हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ा है एग्रीकल्चर में? सबसे पहले हम हिस्टोरिकल देखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स, फार्मर्स वेर फोर्स टू ग्रो क्रॉप्स लाइक इंडिगो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी देखो, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो उस टाइम पे इंडिगो, जिसके लिए चंपारण मूवमेंट किसने करवाया था? गांधी जी ने करवाया था। नील की खेती वो लोग करवाते थे, क्यों? क्योंकि उनको फायदा बहुत ज्यादा होता था, किसको? ब्रिटिशर्स को। लेकिन उससे क्या होता था? क्वालिटी ऑफ जो सॉइल है ना, वो खराब होता था। तो ये हुआ इम्पैक्ट। दूसरा मॉडर्न चैलेंजेस आया, सीवियर कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो, इंडियन प्रोडक्ट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द हाईली सब्सिडाइज्ड फार्म गोल्स फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस, स्मॉल फार्मर्स आर वल्नरेबल। अब देखो, जिसके पास अगर मान लो मार्केट में कोई भी टूल्स आ रहा है या कोई भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, ट्रैक्टर्स हो गया, अब ट्रैक्टर कौन खरीदेगा? गरीब किसान तो खरीद नहीं पाएगा। वो कौन पाएगा? अमीर किसान खरीद पाएगा। और अमीर किसान अगर ट्रैक्टर खरीद रहा है या फिर कोई भी नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इरिगेशन के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा? क्रॉप्स उगा पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी एंड उसका प्रॉफिट भी
ज़्यादा होगा। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड अगर आप गरीब किसान को देखते हो, ना वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा वो, तो उसका क्या हो जाएगा, उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, उसका डिपेंड किस पे होगा, मॉनसून पे हो जाएगा। उसके पास मशीन नहीं है, एग्रीकल्चर फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा। तो जो भी मॉडर्न चैलेंजेस आए, जो मॉडर्न इनपुट्स लाए गए एग्रीकल्चर के लिए, उस क्या हो गया, स्मॉल फार्मर्स के लिए वो वल्नरेबल था। फिर हम देखेंगे मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज, मार्केट एक्सेस एंड कैश क्रॉप्स ओपनड अप एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर द हाई वैल्यू आइटम्स लाइक स्पाइसेस, बासमती राइस एंड फ्रूट्स। अभी देखो, दूसरे कंट्री को ये सारा कुछ चाहिए होगा, मसाले जो कि हमारे इंडिया में होता है और बहुत अच्छे स्वाद का होता है और अच्छे अमाउंट में होता है। फिर बासमती राइस हो गया, ये फ्रूट्स हो गए। फोकस शिफ्टेड टू द ग्रोइंग हाई रिटर्न कैश क्रॉप्स। अब इससे क्या मिल रहा है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो अच्छा पैसा कमा रहे हो। तो ये क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे फायदा हुआ कि इंडियंस फार्मर्स को क्या हो रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। अब क्या हो गया, नीड टू रिफॉर्म कॉल्स फॉर अ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको जिन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्या हो रहा है, देखो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी अगर आप देखोगे तो ये मेनली जो फायदा हुआ वो आप बोलोगे एक अमीर किसान को हुआ, गरीब को नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रही है जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया जा रहा है। तो ये सारा कुछ इम्पैक्ट पड़ा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को करो लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से आपको वीडियो डिटेल में चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।